जय हिंद दोस्तों। सीखो जीके के बिहार लाइब्रेरी के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कुछ 8वां सेट का डिस्कशन करेंगे, जिसमें 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मुख्य रूप से केवीएस और प्रीवियस ईयर लाइब्रेरी साइंस से पूछे गए क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कि लक्ष्यों के प्रबंधन की संकल्पना डैश द्वारा प्रतिपादित की गई। ठीक है, लक्ष्यों के प्रबंधन की संकल्पना डैश द्वारा प्रतिपादित की गई। तो देखिए, मास्लो, पीटर हर्जबर्ग और हेनरी। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पीटर ड्रकर। ठीक है, सही ऑप्शन पीटर ड्रकर। ये है क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। पीटर ड्रकर, जिन्हें आधुनिक प्रबंधन का जनक भी कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आधुनिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है, तो पीटर ड्रकर को। ठीक है ना, ने प्रबंधन के उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, जिसको MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये एब्रिविएशन आपसे पूछता है, की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। ड्रकर ने 1954 ईस्वी में द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में MBO की अवधारणा को पेश किया। MBO का प्रबंधन, MBO एक प्रबंधन दर्शन है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संगठन के सभी सदस्य एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम करें, जिससे उत्पादकता और क्षमता में वृद्धि हो। ठीक है ना। MBA के प्रमुख घटक जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो घटक कितने हैं, तो वो आपको 5 बनते हैं। पहला है लक्ष्य निर्धारण, संगठन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। भागीदारी मतलब कर्मचारियों का लक्ष्य निर्धारित प्रक्रिया में शामिल होना है। प्रदर्शन मूल्यांकन, लक्ष्यों के विरुद्ध प्रदर्शन का नियमित रूप से मूल्यांकन करना है। प्रतिपुष्टि, फिर अनुकूलन, मतलब ये आपका 5 पॉइंट MBO का एब्रिविएशन होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। आधुनिक प्रबंधन का जनक बोला जाता है पीटर ड्रकर को, और उनका कौन सा किताब था, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, याद रखिएगा। और MBO क्या है, प्रबंधन दर्शन है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन इससे बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मेटा सर्च इंजन है, मेटा सर्च इंजन। ठीक है ना, तो मेटा सर्च, मेटा बराबर क्या होता है, डाटा अबाउट डाटा, इसका डेफिनेशन होता है मेटा डाटा का। तो मेटा सर्च इंजन कौन सा है, ये डॉगपाइल, क्या नाम है इनका, डॉगपाइल नाम है। ये है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। डॉगपाइल एक मेटा सर्च इंजन है जो जानकारी के लिए वेब को खंगालता है और गूगल, याहू, यांडेक्स, बिंग अन्य विभिन्न प्रमुख सर्च इंजनों में परिणाम संकलित करता है। ठीक है ना, मतलब ये सब से आपको जानकारी लेकर डॉगपाइल जानकारी आपको देता है। इंस्पेक्ट डाटाबेस डैश को आवृत करता है। ठीक है ना, इंस्पेक्ट डाटाबेस, देखिए इंस्पेक्ट डाटाबेस, इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन सर्विस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टल। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भौतिकी और अभियांत्रिकी में। ठीक है ना, इंस्पेक्ट डाटाबेस किस में यूज होता है, भौतिकी और अभियांत्रिकी में। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसको एसलीब का विशेष पुस्तकालय है, कहाँ, किस देश का विशेष पुस्तकालय है, तो देखिए ये विशेष पुस्तकालय किस देश का है, तो क्या है आपका UK का, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ब्यूरो नाम का विशेष पुस्तकालय नहीं, बल्कि ये विशेष पुस्तकालय और सूचना केंद्रों का एक ब्रिटिश संघ था, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1924 में। मतलब एसलीब की स्थापना 1924 में की गई थी। 1910 में एक स्वतंत्र संगठन के रूप में काम करना बंद कर दिया ये, और यह एक एमराल्ड पब्लिकेशन की व्यावसायिक विकास शाखा, एक विशेष पुस्तकालय, विशेष प्रकार का पुस्तकालय होता है जो एक विशेष विषय और सीमित ग्राहकों के समूह पर केंद्रित होता है। मतलब स्थापना 1924 में हुआ था, उन्होंने बेच दिया या दे दिया स्वतंत्र संगठन, जिसका नाम था एमराल्ड पब्लिकेशन। ठीक है ना। 5वां, वह सेवा जो आधारभूत रुचि के उनके क्षेत्र के वर्तमान साहित्य से प्रयोक्ता को सूचित और अद्यतन रखती है, मतलब उसको जानकारी में रखती है। ठीक है ना, तो क्या कहलाता है। ठीक है ना, कोई भी जानकारी जो उससे लेना चाहते हैं, उसके संपर्क में रहते हैं, उन्हें देते हैं, उसको हम बोलते हैं समसामयिक जागरूकता सेवा। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, समसामयिक जागरूकता सेवा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सर्वाधिक पुरानी और बड़ी एसोसिएशन है? विश्व की अगर बात किया जाए तो विश्व की सबसे पुरानी एसोसिएशन कौन है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब इसको जान लीजिए, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित पुस्तकालय संघ है जो दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना पुस्तकालय संघ है। स्थापना 1876 ईस्वी में हुई था और मुख्यालय क्या है इसका? शिकागो है, ठीक है ना। इसके लगभग 64,600 सदस्य है और मुख्य रूप से पुस्तकालय अध्यक्ष, ट्रस्टी, प्रकाशक, पुस्तकालय और अन्य समर्थक शामिल है इसमें, ठीक है ना। तो 1876 में हुआ था, मुख्यालय शिकागो में, यूएस में सबसे पुराना पुस्तकालय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस का मतलब होता है किसी कंप्यूटर को जो हम डाटा देते हैं और जिसके थ्रू देते हैं उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। प्रिंटर, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। आउटपुट एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट है, टच स्क्रीन भी इनपुट है। तो ये आउटपुट डिवाइस कौन सा है आपका? प्रिंटर, मतलब इनपुट डिवाइस नहीं है। संदर्भ सेवा एक निजी तरीके से एक पाठक और उसके दस्तावेज के बीच सही सामग्री स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह डैश द्वारा कहा गया, ठीक है ना। तो ये जो कहा गया है वो कहा गया है भारत के पुस्तकालय के पितामह जिसको बोलते हैं SR रंगनाथन द्वारा, ठीक है ना। किसका द्वारा? SR रंगनाथन के द्वारा। पुस्तकालय प्रदर्शनी डैश का एक रूप मानी जाती है। पुस्तकालय प्रदर्शनी होता है, ठीक है ना, जो मेला लगता है, सब प्रदर्शित किया जाता है पुस्तक को, उसको क्या बोलते हैं? विस्तारण सेवा। क्या बोलते हैं? विस्तारण सेवा, ठीक है। पुस्तकालय प्रदर्शनी विस्तारण सेवा, इसको पुस्तकालय प्रदर्शनी सेवा का ही एक रूप माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य पुस्तकालय के संग्रह और सेवाओं के बारे में लोगों की जानकारी देना और उन्हें आकर्षित करना है। खास तौर पर उन लोगों को शायद पुस्तकालय का उपयोग नहीं करते, मतलब जिसको जानकारी भी नहीं है कि पुस्तकालय का महत्व क्या है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, उसको जानकारी देना है। प्रदर्शनियों के माध्यम से पुस्तकालय अपने संग्रह को बढ़ावा देते हैं और पाठकों में पढ़ने की रुचि प्रदान करते हैं, ठीक है ना। जो प्रदर्शन होता है, जहाँ मेला लगता है, ठीक है ना, पुस्तक मेला जिसको बोल सकते हैं, वहां पर इस संदर्भ में कहा गया है। एक सुपरिभाषित कार्य विवरण के साथ स्थितियों में सही बैठने के लिए एक संगठन में लोगों को कार्य में लगाना डैश कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए, जब बहुत लोगों को भीड़ में एक लाइन में लगाया जाता है किसी विशेष काम के लिए और उसका सिलेक्शन किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? भर्ती। क्या बोलते हैं? भर्ती। क्वेश्चन आपको 2-3 बार पूछा गया। कर्नाटक जन पुस्तकालय अधिनियम को वर्ष डैश में पारित किया गया, ठीक है। कर्नाटक, देखिए, भारत के लगभग 16 राज्यों में ये अधिनियम पारित है, ठीक है ना, अपने अपने जगह पर। तो ये कब पारित किया गया था? 1965 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या है पहले समझिए। पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी डॉक्टर SR रंगनाथन ने मैसूर पुस्तकालय संघ की स्थापना की तथा राज्य में पुस्तकालय अधिनियम लागू करने की संकल्पना पर कार्य किया। याद रखिएगा, डॉक्टर SR रंगनाथन कहाँ पर? कर्नाटक की बात करें, मैसूर। इसके परिणाम 22 अप्रैल 1965 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। मतलब 1965 ईस्वी में कर्नाटक में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में संघ की स्थापना की गई और उसके साथ अधिनियम लागू किया गया। संक्षेपाकर पोस्ट कोड में अक्षर P डैश हेतु आता है, ठीक है ना। मतलब इसका संक्षेप में हम पोस्ट कॉर्ब जो बोलते हैं उसका में P का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। देखिए, इसका P का मतलब होता है प्लानिंग, ठीक है ना। अब ये होता क्या, पहले से समझ लेते हैं। एक संक्षिप्त एक्रोनिम है जो प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में। अब इसमें P से क्या होता है? प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग, ठीक है ना। यह सिद्धांत लूथर, गुलिक और लिंडास उर्विक द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, ये किसके द्वारा दिया गया था? लूथर, गुलिक और लिंडास उर्विक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि एक पुस्तकालय बजट इसकी परवाह नहीं करता कि पूर्व में क्या हुआ पर वर्तमान गतिविधियों पर जोर देता है, उस बजट को हम क्या कहते हैं? कहने का मतलब, जो भी खर्च पीछे हुआ उसको नज़रअंदाज करके फिर से शुरू से उस चीज को शुरुआत करता है तो उसको क्या बोलते हैं? शून्याधारित बजट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? शून्याधारित बजट। कौन से ISBN का भाग नहीं है? ISBN की अगर बात करें,
ठीक है ना। तो आईएसबीएन का भाग नहीं होने वाला कौन सा है? लिंक अंक, ये आईएसबीएन का भाग नहीं है। समूह पहचान करता है, जांच अंक है, प्रकाशक उपसर्ग है, आईएसबीएन का ये लिंक अंक नहीं है। ठीक है ना। और ये होता है क्या, पहले समझिए। आईएसबीएन का मतलब क्या? अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इसको आईएसबीएन बोलते हैं। ये 13 अंकों का होता है, ध्यान रखिएगा, 13 अंकों का। ठीक है, 2007 से पहले 10 अंक था, अब 13 अंक का होता है। विशिष्ट पहचान संख्या है जो किसी पुस्तक को दी जाती है ताकि उसे दुनिया भर में आसानी से पहचाना जा सके, या कह सकते हैं कि आईएसबीएन किताब की एक पहचान का वैश्विक मानक है। ठीक है ना। आईएसबीएन एक किताब के विशिष्ट पहचान के लिए आवश्यक है, खासकर जब इसे व्यावसायिक रूप से बेचा जाता है और पुस्तकालय में सूचीबद्ध किया जाता है, कहने को उसको नंबरिंग किया जाता है। ठीक है ना। जनवरी 2007 से आईएसबीएन 13 अंकों के हो गए। 10 अंकों का आईएसबीएन में 13 अंकों में बदलने के लिए 978 और 779 उपसर्ग को जोड़ा गया और फिर एक चेक डिजिट की गणना की जाती है। ठीक है, कहने का मतलब 2007 से पहले ये 10 अंक थे, 2007 के बाद 3 अंक और जोड़ा गया, तो 13 अंकों का आईएसबीएन होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक का चयन उपकरण है? जब हम पुस्तक चयन करते हैं तो कौन सी तरीका है? देखिए, प्रकाशन कैटलॉग भी पुस्तक चयन का एक प्रक्रिया है, पुस्तक विक्रेता सूची भी है, राष्ट्रीय ग्रंथ परख भी है, मतलब सभी ऑप्शन हो जाएगा। कौन जाएगा आपका? सभी ऑप्शन हो जाएगा। डाइकोटोमी डैश से संबंधित, डाइकोटोमी से संदर्भित है। क्या है डाइकोटोमी का मतलब? क्या चीज होता है? डाइकोटोमी का मतलब होता है किसी भी चीज को दो में विभाजन करना है। ठीक है ना। क्या होता है? दो में विभाजन करना है। ठीक है। अब ये देखिए, डाइकोटोमी को बोलते हैं द्विभाजन। किसी वस्तु, समूह या अवधारणा को दो पूरी तरह से अलग अलग या विरोधी भागों में विभाजित करना। इसका अर्थ है किसी चीज के बीच एक स्पष्ट अंतर दिखाना। यह दो विपरीत और भिन्न अवधारणाओं जैसे अच्छाई बुराई, स्वर्ग नरक, पुरुष महिला के बीच एक विभाजन का संदर्भ है। डाइकोटोमी का मतलब होता है किसी चीज के विपरीत कैरेक्टर को, दो चीज को प्रदर्शित करना। ठीक है। प्रतिक्रिया प्रणाली किस सेवा का भाग है? ठीक है ना। प्रतिक्रिया प्रणाली, तो देखिए, प्रतिक्रिया का नाम प्रणाली किस सेवा का भाग है? तो ये दिया हुआ CAS, SDI, प्रतिलिपिकरण सेवा, अनुवाद सेवाएं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा SDI, मतलब सीरियल डिजिटल इंटरफेस। ठीक है ना। क्या इसका पूरा नाम है? सीरियल डिजिटल इंटरफेस। अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना डैश में, अभी हम लोग पढ़े, ये रिपीट क्वेश्चन आपका मिल गया, तो ये आपको अभी हम शुरुआत में पढ़े हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी लाइब्रेरी कब है? 1876 में, है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? शिकागो में। अभी हम लोग पढ़े कहाँ मुख्यालय इनका? शिकागो में। ठीक है, याद रखिएगा, USA का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन की सार्वभौमिक उपयुक्तता डैश का एक कार्यक्रम। ठीक है ना। प्रकाशक की सार्वभौमिक उपयुक्तता डैश का एक कार्यक्रम है, तो ये कौन सा है? इफ्ला, यूनेस्को, FID, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है ना। मतलब प्रकाशक की उपयुक्तता, तो ये कौन सा होगा? इफ्ला। कैसा होगा? इफ्ला। ठीक है ना। इफ्ला का फुल फॉर्म अगर हम देखें क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ये एब्रीविएशन भी आपसे पूछता है, फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। यह गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में हुई। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय द हेग, किस देश का? नीदरलैंड में। इफ्ला का मुख्य उद्देश्य पुस्तकालयों और सूचना सेवाओं के विकास को बढ़ावा देना, पुस्तकालयों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना और पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना है। ठीक है, मतलब एक तरह के गैर सरकारी संगठन है जो पुस्तकालयों की पॉपुलैरिटी और उससे संबंधित लोगों और संस्थाओं से संपर्क में रहता है। ठीक है। इंटरनेट पर फाइलों को स्थानांतरित करने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल प्रयुक्त होती है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कौन से प्रोटोकॉल को प्रयुक्त करती है? ठीक है, तो देखिए इसका हम फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और TCP/IP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये सब एब्रीविएशन आपसे पूछा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीय स्रोत नहीं है? सब प्राथमिक स्रोत है। ठीक है ना।
तो विश्वकोश भी आपका द्वितीय स्रोत में आता है, पाठ्य पुस्तक भी द्वितीय स्रोत में आता है, सूचकांकी सेवाएं भी द्वितीय स्रोत में आता है, प्राथमिक स्रोत में क्या होता है, पेटेंट। कहने का मतलब कोई भी चीज लिखने के बाद उसको पहले पेटेंट किया जाता है, तब उसको जनता के लिए खोली जाती है। ठीक है। ओपेक का अर्थ है, मतलब फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। ओपेक का देखिए, तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है ना, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ये एक डिजिटल डाटाबेस है जो पुस्तकालय के संसाधनों के संग्रह जैसे पुस्तकों, पत्रिकाओं, अन्य सामग्रियों तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता को ऑनलाइन की रुचि की वस्तुओं को खोजने और खोजने की सुविधा मिलती है। ठीक है ना, मतलब ऑनलाइन एक डाटाबेस है। ठीक है। ISSN का डैश का बना था, कितने अंक का बना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना। तो देखिए, ISSN जो होता है वो 8 अंकों का बना होता है ना। तो पहले ISSN है क्या, उसके बारे में जान लीजिए। ISSN, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मानक सीरियल नंबर बोला जाता है, एक 8 अंकों का कोड होता है जो किसी पत्रिका या जर्नल जैसे आवधिक प्रकाशन की विशिष्ट पहचान होती है। ये इसका मतलब ISSN, ठीक है ना। इसका उपयोग सभी प्रकार के धारावाहिकों के लिए भी किया जाता है, चाहे वे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो। इसे धारावाहिक प्रकाशन के ISBN के रूप में भी सोचते हैं। ठीक है ना। ये किताब के लिए मुख्यतः होता है और ISSN सभी के लिए होता है, जर्नल, पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए। संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, जो संदेश प्राप्त करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्राप्तकर्ता। जो प्राप्त करता है उसको प्राप्तकर्ता बोलते हैं। संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत डैश द्वारा विकसित किया गया था, बहुत महत्वपूर्ण है। ये विकसित किया गया था सेनॉन और वीवर के द्वारा। ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण जान लेते हैं, क्या है पहले समझिए। संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत जिसे सूचना सिद्धांत भी कहा जाता है, 1948 ईस्वी में क्लाउड शैनन द्वारा विकसित किया गया था। याद रखिए 1948 में। यह सिद्धांत सूचना को मापने, संचार प्रणाली में शोर के प्रभाव को विश्लेषण करने के लिए गणितीय उपकरण का उपयोग करता है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक दोस्त को एक संदेश भेज रहे हैं। संदेश को इनकोड किया जाता है, मतलब जो हम लिखते हैं उसको बदला जाता है किसी और कोड में, जैसे अक्षर और संख्या बदल दिया जाता है। फिर उसे एक चैनल के माध्यम, जैसे फोन लाइन और इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। चैनल में शोर जैसे कि हस्तक्षेप, रुकावट, कंजेशन होता है, ठीक है ना, हो सकती है, जो संदेशों को विकृत कर देता है। डिकोडर संदेश को फिर से मूल रूप में बदलता है और गंतव्य अपने दोस्त को प्राप्त होता है। मतलब सेंडर मैसेज करता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है, बीच में कोई भी कंजेशन होता है, भीड़ होती है या अटैक होता है, उस चीज को ये खत्म करता है। ध्यान से देखिएगा, संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत ये समझने में मदद करता है कि शोर के बावजूद संदेश को कितनी कुशलता से प्रसारित किया जा सकता है, और यह भी संचार के प्रणाली की क्षमता को कैसे अधिकतम किया जा सकता है। ठीक है ना। मतलब संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत ये हुआ कि जो हम डाटा हम भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, उसी रूप में रिसीवर को मिलना चाहिए, बिना किसी अव्यवस्था के कारण। ठीक है ना। चलिए, तो यह आपका सेट नंबर 8 था। तो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।